तो आज का जो टॉपिक है दैट इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शोज द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, विच इज फॉर द आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द कंपनी। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होती है इट कंटेन्स या शोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के इंटरनल बाय लॉज क्या हैं, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जो फॉलो करे जाएंगे, दैट इज शोन अंडर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इट इज अ सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड हेंस इट शुड कॉन्ट्राडिक्ट विथ एनीथिंग स्टेटेड इन एमओए। सब्सिडरी टू एमओए का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है कि कोई मेन कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी उसकी जैसे सपोज जैसे मैं बोलूं कि मारुति कार्स बनाती है, तो जो उसका एक डिवीजन है जो टायर्स बनाता है, तो दो टायर मेकिंग कंपनी इज अ पार्ट ऑफ मारुति, तो उसकी सब्सिडरी कंपनी है। या मान लो कि कोई बाहर यूएस में कोई कंपनी है, एवरेस्ट ग्रुप है, अब उस यूएस में एवरेस्ट ग्रुप का एक कंपनी का जो पार्ट है वो इंडिया में है, तो वो इंडिया में जो उसका पार्ट है वो मेन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सब्सिडरी टू एमओए, उसी का पार्ट है जो उसी में से निकल के आया है। पब्लिक कंपनी मे हैव इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मे अडॉप्ट टेबल एफ जी, ये हमें जरूरत नहीं है, इस पार्ट को हम छोड़ सकते हैं, तो इस वाले पॉइंट को आप छोड़ दो। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, कंसेंट मतलब रजामंदी कि जो डायरेक्टर प्रपोज, बोर्ड और डायरेक्टर जो क्वालिफाइंग शेयर्स परचेज करेंगे, a written consent of the proposed director is also required to confirm that they agree to act as a director and to undertake qualification या qualify shares। जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर कोई बोर्ड और डायरेक्टर जिन्हें मेंबर्स ने इलेक्ट किया है वो अगर अपनी रिटन कंसेंट देते हैं कि हम कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर्स लेंगे और हम एज ए डायरेक्टर एक्ट करेंगे, तो वो उनकी रजामंदी चाहिए उसके लिए। एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट विद एनी इंडिविजुअल और अपॉइंटिंग हिम एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज अनदर डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। अगर कोई प्रपोज डायरेक्टर को प्रपोज करता है, जैसे मैं मान लो सुबानी को प्रपोज करता हूँ कि सुबानी हमारी कंपनी की डायरेक्टर बनेगी, अब सुबानी कहती है कि मैं तो नहीं बनती, बात ही खत्म हो गई। लेकिन सुबानी कहती है कि ठीक है, आई एम रेडी टू, if my name is proposed as a director, I am ready to buy the qualifying shares to be a director। तो अगर सुबानी ये एग्रीमेंट साइन करती है कि मैं एग्री करती हूँ कि मैं इतने परसेंट क्वालिफाइंग शेयर्स बाय करूंगी कंपनी के, क्योंकि मुझे अगर आप प्रपोज कर रहे हो डायरेक्टर, तो मुझे डायरेक्टर बनने के लिए वो क्वालिफाइंग शेयर बाय करने पड़ेंगे, एंड शी एग्रीज टू डू दैट। तो दैट इज अ एग्रीमेंट जो कि रिटन फॉर्म में होता है, कंसेंट फॉर्म में रहता है, और इसकी कॉपी भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट की जाती है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, पब्लिक डिक्लेरेशन है जो एक लॉफुल है, एक लॉफुल डिक्लेरेशन है। तो इट शुड बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार स्टेटेड ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लाइंड विद। इट मस्ट बी, मतलब जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं डायरेक्टर को डायरेक्टर बनाने के लिए या किसी भी कंपनी में प्रपोज डायरेक्टर जो है उसको लाने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी हमें रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ेंगी। तो वो एक डेक्लेरेशन दे रहे, पब्लिक डेक्लेरेशन दे रहे हैं हम कि ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे मेंबर्स हैं, इनके ये राइट्स हैं, ये हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो इट मस्ट बी साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैनेजर, सेक्रेटरी। तो ये पब्लिक डिक्लेरेशन दी जाती है आपने एमओए और एओए को लेके। पेमेंट ऑफ फीस, along with all the above documents, necessary fee has to be paid for the registration based on authorized capital of the company। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जितने भी जो भी हमने ऊपर डॉक्यूमेंट्स पढ़े वो, और क्या फीस पे की जाएगी
कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो डिपेंड करता है कि आप कंपनी में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बेस पे आपको कितनी फीस जमा करानी है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, वो सारा के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये भी एक पॉइंट बन जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको कंपनी को रजिस्टर कराना है, एक से रुकना ज़रा, अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो एक रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं? एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट्स, पब्लिक डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ फीस। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन पार्ट। पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स की पोजीशन की बात करें तो द प्रमोटर इज डीम्ड टू एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ द कंपनी अंडर द प्रमोशन। एक्चुअली ही इज नॉट एन एजेंट और द ट्रस्टी। ये पोजीशन मेरे ख्याल से प्रमोटर की पोजीशंस आपके सिलेबस से हट गई है, ये नहीं है, इट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ सिलेबस पोजीशन, तो इसको छोड़ रहे हैं हम। प्रमोशन स्टेज में या प्रमोटर स्टेज में हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। एक कि प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर के फंक्शंस क्या हैं, और उसके अलावा हमने पढ़ना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, उसके क्लॉजेस क्या हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, और उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये आपका सिर्फ पहले स्टेज में आना है। सेकेंड स्टेज आता है आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज। Incorporation means the registration of the company under the Indian Companies Act 2013। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर लॉफुली आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो इट इज द सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे मिलता है? आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी थरो चेकिंग, थरली अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद जो आपने जमा करवाए हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपकी कंपनी लीगली चालू हो जाती है। आप अपने ऑफिस में लगा सकते हो कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, कोई चलती फिरती कंपनी नहीं है, कोई फेक कंपनी नहीं है। इस तरीके की उसकी कुछ स्पेसिमेन कॉपी है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट फलाना फलाना नेम ऑफ द कंपनी लिमिटेड कंपनी डेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस गिवन अंडर माय हैंड एट दिल्ली दिस 7th डे दिस, फी कितनी लगी, उसकी फीस वगैरह और स्टार के स्टैंप वगैरह, और ये कंपनी आपका सर्टिफिकेट इस तरीके से आपको मिल जाता है। इफेक्ट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसका क्या फायदा है, क्या होता है? सर्टिफिकेट मिलने के बाद कंपनी बिकम्स लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन। एक लीगल एंटिटी मिल जाती है उसको, और फॉर एवर के लिए कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है अंडर कंपनीज एक्ट। इट कैन एंटर इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसके बाद अगर हमें किसी का कोई जॉइंट वेंचर करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो एक बार इनकॉर्पोरेशन होने के बाद हम किसी भी एक ऑथेंटिक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं। सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को फेक नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। अब मान लो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और मैं किसी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, कल को मैं भाग जाऊँ और मैं बोलूँ कि ठीक है जी, ये तो मेरी तो कोई कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं वही एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर सकती हैं या उसमें आ सकती हैं। अगला आता है, अगला इफेक्ट्स में और क्या आता है? ऑन द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस बट अ पब्लिक कंपनी हैज टू गो थ्रू अदर 2 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आपको याद होगा हमने सबसे पहली क्लास, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी 2 स्टेजेस पे चलती है, प्रमोशन स्टेज और इनकॉर्पोरेशन स्टेज। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसे 4 स्टेज करने होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट। कमेंसमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, ये, सर हाँ ऋत्विक, सर जब
कंपनी को वो सर्टिफिकेट मिला और उस समय कोई ओनर था, बाद में ओनर वो चेंज हो जाता है, तो सर ये सर्टिफिकेट वापस लेते हैं? नहीं, सर्टिफिकेट कंपनी, कंपनी क्या है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी किसी एक पर्सन के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके नाम पे कम जो एक रजिस्ट्रेशन उस नाम पे हुई है। अब उसके अंदर ओनर कोई नहीं है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं और बाकी सारे शेयर होल्डर्स हैं। ओके। ठीक है, तो ये था आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में सबसे पहला स्टेज हमने क्या देखा था, दैट वाज योर प्रमोशन स्टेज। फिर सेकंड स्टेज हमने इसमें उठाया था आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज। और तीसरा स्टेज जो है दैट इज योर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इस कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का मतलब क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। और आपकी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज जो है उसमें एक चैप्टर आएगा फाइनेंशियल मार्केट, तो उस चैप्टर में इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा। डू यू नो व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट? आप लोगों को स्टॉक मार्केट पता है क्या होती है? यस सर। यस सर। क्या काम होता है स्टॉक मार्केट में? सर सर वहाँ पे बाइंग एंड कम। सेलिंग ऑफ शेयर्स। स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। कंपनी, अगर मान लो मेरी कंपनी है, सपोज माई कंपनी इज एबीसी लिमिटेड, मैंने एक एबीसी लिमिटेड के नाम से कंपनी खोली है और मुझे इस कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करना है पब्लिक से। तो पब्लिक से मैं कैसे पैसे इकट्ठा करूंगा अपनी कंपनी के लिए? शेयर्स इशू कर। शेयर्स इशू करके। तो मैं, मेरी कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए शेयर्स इशू करेगी। कंपनी शेयर्स इशू करने से पहले सबसे पहले कंपनी को अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेबी से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? पता है किसी को सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है वो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जैसे आपने देखा होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं हमारी कंट्री में, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है आरबीआई। सेम वे में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं एनएससी बीएससी या अलग अलग स्टेट्स के, उनको कौन कंट्रोल करता है? सेबी। तो सेबी से, सेबी जो है सारे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। अब किसी कंपनी को मार्केट से शेयर्स इशू करके अगर पैसा इकट्ठा करना है तो उसे सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेबी अप्रूवल देगा उसके बाद ही प्रोसेस चालू होता है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड आईपीओ। डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर? सर जैसे वो कंपनी थोड़े टाइम के लिए अपने वो शेयर्स वो कर देती है, पब्लिक कर देती है, जैसे अभी जोमेटो ने। अभी जैसे, वेरी गुड, आजकल में इन्हीं दिनों में आपका अभी आ गया है, आने वाला है जोमेटो। जोमेटो, जोमेटो का आईपीओ आने वाला है। अब सपोज जोमेटो ने 10 लाख शेयर्स, सपोज जोमेटो ने 10 लाख शेयर्स इशू करने हैं और जिसमें सपोज उसने पर शेयर का प्राइस बैंड रखा है मान लो 70 रुपीज़। सपोज पर शेयर 70 रुपीज़ का रखा है उसने प्राइस बैंड और 10 लाख शेयर वो इशू करेगा पब्लिक को। तो 10 लाख इंटू 70 कितना हो गया? 7 करोड़ या 70 करोड़? 1 लाख इंटू 70 हो गया आपका 70 लाख, तो 10 लाख 7 करोड़। तो अब सपोज जोमेटो को 7 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है मार्केट से, पब्लिक से रेज करना है। तो जोमेटो ने 10 लाख शेयर्स इशू करेगा पब्लिक को, पर शेयर की वैल्यू 70 रुपीज़ है। अब जब जोमेटो जोमेटो कंपनी जब 10 लाख शेयर्स इशू करेगी तो लोग क्या करेंगे? लोग अप्लाई करेंगे। अब जैसे मैं तो खैर जोमेटो में अप्लाई नहीं करने वाला क्योंकि बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, फंडामेंटली कंपनी के कुछ डिफ़ॉल्टर्स रहे हैं, तो मुझे तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। आई एम वेटिंग फॉर एल आई सी भी आने वाला है। तो जोमेटो कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए, पर शेयर 70 रुपीज़ के हिसाब से। अब सपोज कोई प्लेयर है जैसे आप हो, आरुष कहता है मुझे मैं 1000 शेयर अप्लाई करूँगा। 1000 शेयर अप्लाई किए, पर शेयर की वैल्यू 70 रुपीज़ है, तो 70,000 रुपीज़
आरुष ने जमा कराए अपने ब्रोकर को, तो उसे 1000 शेयर की उसने अप्लाई किया, उसको मिले नहीं है। सुबानी कहती है कि मैं 5000 शेयर्स ले लूँगी, तो 5000 शेयर्स पर शेयर 70 के हिसाब से 3,50,000 का अमाउंट पे करके सुबानी ने 3,50,000 दिए और 5000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई कर दिया। मन्नत कहती है मेरे को भी 3000 शेयर्स मैं ले लूँगी, अनन्या कहती है मैं 8000 ले लूँगी, ऋत्विक कहता है मैं 10,000। ऐसे करते करते हर लोगों ने शेयर्स अप्लाई किया। 10 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन थी और लोगों ने अप्लाई कर दिया, मान लो कितना, सपोज लोगों ने अप्लाई कर दिया 20 लाख शेयर्स के लिए, लोगों ने अप्लाई कर दिया 20 लाख शेयर के लिए, और जबकि अप्लाई 20 लाख शेयर के लिए कर दिया, लेकिन मार्केट में आए कितने हैं आईपीओ 10 लाख शेयर के लिए। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी देखेगी कि अब 10 लाख शेयर अप्लाई किए थे और 20 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को व्हाट इज दैट टर्म नोन एज, कि अगर आपके शेयर्स 10 लाख शेयर के लिए आपने सब्सक्राइब करना था, लेकिन सब्सक्रिप्शन आ गई आपकी 20 लाख शेयर की, तो आप क्या बोलोगे, द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब। 10 लाख शेयर्स इशू हुए थे, लेकिन लोगों ने बाय कितने कर लिए, बाय नहीं किए, अप्लाई किया 20 लाख, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितने की हो गई, 20 लाख शेयर्स की, 2 टाइम्स। ठीक है, मान लो जोमेटो कंपनी के शेयर्स की मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, मार्केट में बड़ा मतलब इसका नाम है, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर अप्लाई किया। अब मुझे तो नहीं पता ना कि किसने कितने किए, मेरी तरफ से मैंने अप्लाई कर दिए, डबल कर दिए, तो हो सकता है सपोज 30 लाख शेयर्स की सब्सक्रिप्शन आ गई मार्केट में, तो यानी ओवर सब्सक्राइब हो गए 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब का मतलब है कि शेयर्स सब्सक्राइब ज़्यादा हुए हैं। तो कंपनी, जब ये कंपनी जोमेटो कंपनी जब शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लॉन्च होगी, तो लॉन्च होने से पहले जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आपने अकाउंट्स में पढ़ोगे या पढ़ा होगा प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब है आपको शेयर्स कितने इशू हुए, ठीक है, और अगर मान लो आपको ओवर सब्सक्राइब डबल हो गए, तो यानी सबको हाफ हाफ मिलेंगे। तो जिन्होंने 1000 शेयर अप्लाई किए थे उनको 500 मिलेंगे, जिन्होंने 5000 अप्लाई किए थे उनको 2500, जिन्होंने 3000 उनको 1500, ऐसे करते करते प्रोराटा अलॉटमेंट हो जाएगी सबको। हमें खैर उतना डिटेल में नहीं आना। तो शेयर अलॉटमेंट इस तरीके से होती है कि जिसने जितने शेयर्स अप्लाई किए, अगर मान लो उसके हाफ शेयर मिले, तो हाफ शेयर का पैसा उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो हो गया कि कैसे लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे कंपनी जो है उनको अलॉटमेंट देती है, अलॉटमेंट मतलब उनको शेयर्स वगैरह देती है मार्केट के देख के। अब अगर उल्टा हो जाए, मान लो जोमेटो कंपनी ने 10 लाख शेयर के लिए सब्सक्राइब किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला 10 लाख शेयर का, लेकिन मान लो शेयर सब्सक्राइब हो गए सिर्फ 7 लाख, लोगों ने सिर्फ 7 लाख शेयर लिए, जबकि लेने कितने थे 10 लाख और लिए कितने 7 लाख। तो एक कंडीशन होती है सेबी की, सेबी की कंडीशन होती है कि अगर कोई भी कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती है और वो अगर 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% की, अगर आपके 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, उससे कम हुए, जैसे यहाँ पर 70% हुए हैं, 10 लाख में से 7 लाख मतलब 70% सब्सक्राइब हुए, 90 नहीं हुए, तो सेबी उस कंपनी को परमिशन नहीं देगी फंड रेज करने के लिए, या आगे स्टॉक मार्केट में उनको लिस्ट नहीं करेगी। तो कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करने के लिए, लिस्ट करने के लिए, ताकि वो कंपनी अब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करे, उसके लिए 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। अगर 90% से कम की होगी, 85 भी होगी, तो भी सेबी उसको अप्रूवल नहीं देगी। कुछ पल्ले पड़ा जो मैंने बोला? Yes, sir. Yes, sir. आरुष, अनन्या, अनमोल, आरफ, यस सर, क्लियर है। Yes, sir. आर्यन, दिव्यांश, सुबानी, ऋत्विक, Yes, sir. Clear, sir. Clear, sir. ठीक है, Yes. क्लियर है यहाँ तक? भाविक, माधव, क्लियर है? Yes, sir. Clear, sir. ओके। और किसी का नाम अगर स्किप हो जाए, नहीं बोल पाया, तो प्लीज़ माइंड नहीं करना। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इसके बारे में होता क्या है ये सब कुछ।
अ पब्लिक कंपनी, ऑब्वियसली जब शेयर्स हम पब्लिक को इशू करेंगे तो पब्लिक कंपनी ही करेगी. अ पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स. डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लोन्स. शेयर कैपिटल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट्स? अकाउंट्स वाले बच्चों, शेयर सर तो कैपिटल क्या शेयर होता से है? कैपिटल आया है. शेयर्स इशू करके जो कंपनी कैपिटल जनरेट करती है, रेज करती है, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. नाउ हाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक? सबसे पहला सेबी अप्रूवल. अप्रूवल फ्रॉम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया is to be obtained for raising the funds from the public. SEBI is the regulatory authority of stock market in India. Security market India, stock market एक ही बात है. तो सबसे पहले SEBI आपको अप्रूवल देगी आगे के लिए, ठीक है. नाउ सेकंड कहता है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. A copy of prospectus or statement in lieu of prospectus must be filed with the registrar of the companies. प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? काइंड ऑफ अ ब्रोशर होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में सारा लिखा होता है कि कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के डेटर्स, कंपनी के P&L अकाउंट, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशंस, कंपनी के क्रेडिटर्स, डेटर्स, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, कंपनी की ड्राइंग्स, फलाना ढिंगाना, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है. तो प्रोस्पेक्टस देख के ही पब्लिक जो है कॉन्फिडेंस दिखाती है उस कंपनी के ऊपर कि उसको ले ना ले. और ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल्ड होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट प्रोसीजर का, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स. बैंकर क्या करेंगे? बैंकर्स विल कलेक्ट द एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द पब्लिक. जैसे मैंने आपको बताया, मुझे 5000 शेयर चाहिए, मैंने 5000 के लिए अप्लाई किया, तो 5000 शेयर्स का जो पैसा है कंपनी जो बैंक सेलेक्ट करती है तो उस बैंक के पास एप्लीकेशन मनी चली जाती है पब्लिक की. ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इनकरेज द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर. जैसे मेरा एंजल ब्रोकिंग हाउस में मेरा अकाउंट है, तो जो मेरी RM, जो मुझे सर्विस प्रोवाइड करती है, लड़की जो बैठती काजल, तो वो मुझे रोज मैसेज भेज रही होती है कि जोमेटो का निकला हुआ है, LIC का आने वाला है, ये है वो है. तो शी इज़ अ एम्प्लॉय ऑफ दैट एंजल ब्रोकिंग कंपनी. तो जो मुझे इनकरेज करती है, मुझे प्रोस्पेक्टस भेजेगी, मुझे इंफॉर्मेशन भेजेगी कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगी कि आप इसको भर के आपको जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना है आप उतने शेयर्स के लिए अप्लाई करो. वो उसका काम है उस लड़की का. तो वो ब्रोकर के पास काम करते हैं. तो ये ब्रोकर का काम ये होता है. अंडरराइटर कौन होते हैं? अब अंडरराइटर पहले की बताता हूँ होता है क्या है कि जैसे अंडरराइटर का काम है, वो कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है कि कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है और अगर मान लो 90% शेयर सब्सक्राइब हो गए, 10% शेयर्स कुछ बच गए, 5%, तो जो शेयर बच जाएंगे वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा अंडरराइटर्स, और वो शेयर गारंटी देते कि हम आपके शेयर्स वो बाय कर लेंगे कंपनी को. अंडरराइटर्स गिव द गारंटी टू इशू शेयर्स by giving an undertaking to buy the remaining shares for a commission if not subscribed by the public. तो अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी तो वो शेयर्स अंडरराइटर्स गारंटी देते हैं कि हम बाय कर लेंगे और उसके लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं. सर हाँ ऋत्विक. सर ये अंडरराइटर्स होते कौन है? अंडरराइटर्स एक काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंसर्स कह लो, फाइनेंशियल मार्केट के ही प्लेयर्स होते हैं. NBFCs कह लो एक तरह से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. ओके सर. मिनिमम सब्सक्रिप्शंस. द मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक बिफोर अ पब्लिक कंपनी कैन अलॉट शेयर्स. जैसे कि किस केस में कितना होना चाहिए? 90%. तो 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए. अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे कंपनी आगे लिस्ट नहीं हो सकती. Minimum subscription is 90% as per the SEBI guidelines. It is decided by the directors and stated in the prospectus कि 90% shares subscribe होने चाहिए. Minimum subscription is used to purchase property to meet all the preliminary expenses and as working capital. तो minimum subscription इतनी जो होनी चाहिए कि इतना amount आप
इतना अमाउंट तो कंपनी के पास आना चाहिए, इतना शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर कोई लैंड एंड प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कोई इनिशियल एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल। व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होता है अकाउंट स्टूडेंट्स? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपकी क्या करंट एसेट्स हैं और आपकी क्या करंट लायबिलिटीज है, उनको जो डिफरेंस होता है दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट, if minimum subscription is not received within the 120 days from the date of issue। अब आईपीओ निकाला है आज, तो आज से 6 महीने तक, आज से 6 महीने तक मिनिमम सब्सक्राइब हो चुके होने चाहिए, ठीक है इसके। तो अमाउंट कलेक्टेड मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेशन। तो अगर 120 दिन के अंदर अंदर तक आपका 90% आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, उतना पैसा नहीं आया, तो एप्लीकेंट को सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो इफ नॉट, द डायरेक्टर्स आर लायबल टू रीपे द मनी विथ 6% इंटरेस्ट फ्रॉम 130 डे ऑनवर्ड्स। तो 130वें दिन से जितना डिले वो करेंगे उतना 6% इंटरेस्ट लगा के एप्लीकेंट को पैसा वापस जाएगा। फिफ्थ आता है आपका एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। आपकी दो स्टॉक एक्सचेंज होती है, बीएसई एंड एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें आपकी 500 कंपनीज लिस्टेड है, टॉप कंपनीज, उसके अलावा पेनी स्टॉक कंपनीज, छोटी मोटी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। एक होता है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आपकी टॉप 50 कंपनीज जो हैं, जो टॉप निफ्टी 50 कंपनीज हैं वो लिस्टेड होती हैं, ठीक है। इनका डिस्क्राइब होता है कि किसका ऑथराइज कैपिटल कितना लगा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, उसके बेस पे ये डिफरेंशिएट किया जाता है एनएसई बीएसई के लिए। मैं कई कंपनीज होती हैं जो एनएसई और बीएसई दोनों में ट्रेड करती हैं, फर्क सिर्फ 0.10 पैसा, 20 पैसा, 50, 20, 40, 30 पैसा इतने का ही होता है। तो ये दोनों उसमें आपका ट्रेड होता है बीएसई और एनएसई में। Company should give an application to at least one stock exchange for the permission to deal in its shares or debentures। तो फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गई, फिर कंपनी क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन भेजेगी एनएससी या बीएससी को कि आप हमें परमिशन दो कि वो परमिशन ये लेते हैं कि अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी जो है वो कंपनी के शेयर्स को अब अपने प्लेटफॉर्म पे, स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करेगी। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे नीचे आ रहा होता है कंपनी और उसके रेट, प्राइस लिस्ट आ रहे होते हैं। तो मिनिमम सब्सक्राइब होने के बाद जब स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट में एप्लीकेशन जब स्टॉक एक्सचेंज को देंगे कि स्टॉक एक्सचेंज परमिशन देगी कि ठीक है आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, आप हमारे शेयर्स अब हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे आपके लिस्ट करते आते हैं। तो अगले दिन सुबह से क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी के शेयर्स जिसके आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था वो शेयर्स जो है आपके स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी, और वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस जैसे ही अपलोड होगा तो डिमांड सप्लाई को देखते हुए हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पे वो प्राइस चेंज होता रहेगा, कोई बाय करेगा, कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स 119.7.50, ये प्राइस कंपनी लिस्ट हुई, उसके प्राइस आ गए, अब प्राइस बाय सेल चल रहा है इस पे। तो ये आपके प्राइसेस जो हैं ये अप डाउन चलते रहेंगे एक बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया तो। यहाँ तो कोई डाउट इन 5 पॉइंट्स में जितना हमने किया अभी तक? No, sir. एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। नो सर। एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन कर देने के बाद फिर आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। वंस द परमिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी कैन अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स। तो एक बार परमिशन मिल गई स्टॉक एक्सचेंज से कि आपके शेयर्स अब लिस्ट हो जाएंगे, आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद क्या होता है, श्योरिटी लेने के बाद कंपनी जो है अपने एप्लीकेंट्स को, कंपनी जो है अपनी एप्लीकेंट्स को जिन्होंने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी उनको शेयर्स अलॉटमेंट होना शुरू हो जाती है, प्रोराटा अलॉटमेंट के बेस पे या नॉर्मल के बेस पे। अगर मान लो 10 लाख शेयर इशू हुए हैं लेकिन लोगों ने 9 लाख शेयर लिए, तो इसका मतलब सबको हम पूरे शेयर दे सकते हैं, तो कंपनी उनको पूरे शेयर दे देती है। तो ये प्रोसीजर थे कैपिटल सब्सक्रिप्शन के। किसी पॉइंट में कोई डाउट किसी को तो पूछ लो अभी।
कोई डाउट है किसी को किसी पॉइंट में? नो सर। No, sir. श्योर? Sir. Yes. मन्नत, सुबानी, माधव? नो डाउट। Clear, sir. ओके, एक कौन गलती से निकल गया बाहर? सुबानी निकल गई, इसका नेटवर्क लास्ट क्लास में दिक्कत मार रहा था। चलो एनीवेज, प्रोस्पेक्टस की बात करें। ओके, नाउ व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट inviting offers for subscription or purchase of any shares or debentures of a company from the public। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, नोटिस है, सर्कुलर है, एडवर्टीजमेंट है, जिसके थ्रू हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि वो हमारे कंपनी के शेयर्स को परचेज करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। Yes, sir. प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है या नोटिस है, सर्कुलर है, या काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट है, इंफॉर्मेशन है जो कि हम पब्लिक को देते हैं ताकि पब्लिक उसे पढ़े, उसे समझे, कंपनी के बारे में देखे, इन एंड आउट्स को, और उसके बेस पे कंपनी शेयर्स परचेज करे या डिबेंचर्स परचेज करे। ये हो गया आपका प्रोस्पेक्टस। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी limited by shares must issue the prospectus if it tends to issue the shares to the public and a copy of same should be filed to the registrar। तो जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी तो उसे एक प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ेगा, जिसकी एक कॉपी उसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी देनी पड़ेगी। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है? इन केस अ पब्लिक कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल प्राइवेटली then need not issue the prospectus, but they have to prepare a statement in lieu of prospectus and it must be filed with the registrar for the registration। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को इशू करती है, लेकिन अगर उसे लगता है कि यार मैं प्राइवेटली भी आराम से प्राइवेटली मैं कुछ अपने सिलेक्टेड क्लाइंट्स को भी शेयर्स बेच के पैसा रेज कर सकती हूँ, तो उसके लिए उसे पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक स्टेटमेंट, एक इन्फॉर्मेशन निकाल ले, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस के जैसे ही लगता है, एक सिंपल एक पेज का जिसमें लिखा होगा कि कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है और किस प्राइस ब्रांड पे कर रही है, जनरल इन्फॉर्मेशन देके वो स्टेटमेंट निकाल सकती है, जिसको उसे एटलीस्ट रजिस्ट्रार को तो देना ही पड़ेगा कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो MOA defines the objective and powers of the company and AOA defines the rules and regulations of the internal management। पोजीशन की बात करें, MOA is the main document of the company और AOA is the subsidiary document of the company, क्योंकि वो AOA MOA का subsidiary है। रिलेशनशिप की बात करें तो MOA defines the relationship of the company with the outsiders और AOA defines the relationship with the members of the company, internal है इसलिए। नेसेसिटी की बात करें तो एवरी कंपनी हैज टू फाइल MOA और AOA की बात करें तो नॉट नेसेसरी फॉर द पब्लिक कंपनी, इट कैन अडॉप्ट टेबल F। ये टेबल F वाला तो खैर छोड़ दिया हमने पॉइंट, क्योंकि डिफरेंट टाइप के वो है, उसको जरूरत नहीं हमें। ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA। Alteration of MOA is difficult and approval of statutory authority is required। So alteration की अगर बात करें MOA में alteration of MOA is difficult and approval of statutory authority, यानी एक बार MOA बन गया तो आप उसमें alteration changes नहीं कर सकते unless and until statutory authority is required, यानी आपको डायरेक्टर्स या फिर आपको रजिस्ट्रार के थ्रू आपको एक statutory declaration देनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन देंगे उसके बाद ही आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, MOA में चेंज कर सकते हैं। AOA कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स। तो सारे मेंबर्स कलेक्टिवली, क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट है तो ऑल्ट्रेशन इज पॉसिबल इन AOA। तो ये हो गया आपका डिफरेंस AOA और MOA का। ठीक है, वैलिडिटी वाला पॉइंट मैं आपको एक बार देख के बताऊंगा, अदरवाइज बाकी किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लो, या इस टॉपिक में जो हमने किया एनी डाउट टू एनीवन, क्योंकि दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड यहाँ पे। आरुष, अनन्या, अनमोल? नो डाउट। No doubt, sir. आरव, आर्यन,
अशनीत, doubt, sir. भाविक, No doubt, sir. दिव्यांश, माधव, No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. मन्नत, सुबानी, तारश, Clear, sir. ऋत्विक, Clear, sir. No doubt. ओके। अब इसकी ना मैं आपको वो भेजूंगा, क्या बोलते हैं, आई शेयर द पीडीएफ। अभी क्लास के बाद आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, तो पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा, तो पीडीएफ के बेस पे एक बार आप जो है क्या कहते हैं उसकी स्टडी करना, पीडीएफ देखना, उसमें आपको कोई टॉपिक कोई पॉइंट समझ नहीं आता, नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से लेना। अब हम अभी जब तक आपके पेपर्स चल रहे हैं हम नया कोई टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। आपके पेपर्स किस किस के रहते हैं अभी होने बीएसटी के? So Sir, मेरा next week होगा। मन्नत। अच्छा चलो, अच्छा तो Sir, ऐसा है, एक वैसे भी अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ऊपर केस स्टडीज भी करनी है, एमसीक्यूज भी करने हैं, तो अभी हमारी 2-3 क्लासेस और निकल जाएंगी आराम से। तो केस स्टडीज एमसीक्यूज कर लेंगे, फिर क्विज वगैरह कुछ और कर लेंगे चैप्टर 1 के 2। अभी चैप्टर 2 का एक छोटा सा क्विज अभी हम कर रहे हैं। अभी करें या नेक्स्ट क्लास में करें, आप बताओ। sir, next class में. अच्छा चलो, सेकंड चैप्टर के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 2 के ऊपर नेक्स्ट क्लास में पढ़ के रखना प्लीज़ आप चैप्टर 2। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, इस पे अगर कोई डाउट्स हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप डाउट्स ले लेना, पीडीएफ में आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। और चैप्टर 2 के कम से कम 2 क्विज कर लेंगे और एक और क्विज चैप्टर 1 का कर लेंगे, तो उसमें एमसीक्यूज वगैरह होंगे, तो आपका थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी हो जाएगा और आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। और उसके अलावा चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? एनीथिंग एल्स यू वांट टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, या जो मैंने बोला ठीक है वो ओके? Okay, sir. चलो ग्रेट। तो विद दिस वी कैन कंक्लूड दिस क्लास। अगर आज हम अगर क्विज नहीं कर रहे तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डोंट वरी। तो दिस इज वी आर डन विद द क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसी प्लान के हिसाब से चलेंगे आगे हम, राइट? Okay, sir. चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Thank you, sir. Bye. बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, बाय बाय।